सभी दलों को राम नगरी याद आने लगी है। चुनाव से पहले हर दल अपने आप को श्री राम भक्त बताने की होड़ में लगा हुआ है। सियासी दलों में वार पलटवार का दौर जारी है। राम के नाम की रार इस बार चुनाव से पहले ही देखने को मिल रही है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने और साध्वी निरंजन ज्योति ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है। दरअसल साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा है कि पहले मुलायम सिंह की करतूत पर अखिलेश यादव माफी मांगे। साथ ही चुनौती भी देते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश अगर कृष्ण के वंशज हैं तो मथुरा में भव्य मंदिर बनवाएं और चुनाव में राम नाम का गुणगान पहली बार नहीं है। चुनाव से पहले अपने अपने तरीके से सभी दल राम को खुद को राम का भक्त बताते रहे हैं। तो क्या एक बार फिर से चुनाव का केंद्र रोजगार महंगाई को छोड़कर राम नाम होगा? और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए जो गेस्ट मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं, मैं एक बार परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ ओम प्रकाश सिंह प्रवक्ता बीजेपी हैं, डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी हैं प्रवक्ता कांग्रेस, डॉक्टर अभिषेक राय हैं प्रवक्ता सपा और जैनेन्द्र अग्रवंशी हैं प्रवक्ता सुभाषपा के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। ओम प्रकाश जी, आप चूंकि बीजेपी से जुड़े हैं और कई सवाल जो हैं वो आपसे ही बनते हैं। कई आरोप प्रत्यारोप का दौर तो अब चलेगा, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आएंगे ये आरोप प्रत्यारोप तो रहेगा, लेकिन चुनाव से पहले ही राम कृष्ण ये सब क्यों याद आने लगते हैं? नहीं, चुनाव के पहले रामकृष्ण उनको याद आएंगे जो रामकृष्ण के विरोधी हैं। चुनाव में आने के बाद उनको लगता है कि चुनाव की बैतरणी राम और कृष्ण से पार होगी। हमारा तो ये शुरू से एजेंडा रहा है। हमारे पार्टी के बड़े नेता, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, और आज नहीं पिछले कई दशक से हमारी पार्टी के घोषणा पत्र, संकल्प पत्र में राम मंदिर निर्माण रहा है। बात तो उनकी समझ में नहीं आती जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, उनकी समझ में बात नहीं आती जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में राम को एक काल्पनिक पात्र माना और तरह तरह के अड़ंगे लगाए। अब उनको लगता है कि हमारी नैया सजनी हमऊ राजकुमार, अब हम भी जो है भगवान राम के मत्था टेके तो अच्छी बात है। खैर, जभी से इनके अंदर चेतना जागी है राम विरोधियों के और कृष्ण विरोधियों को, वो तभी से अगर वो करते हैं तो मेरी तरफ से उनका स्वागत है। बिल्कुल आए, सद्बुद्धि आए। भगवान राम का जो भव्य मंदिर बनने जा रहा है उसमें जैसे देश की करोड़ों जनता की सहभागिता है, इनकी भी सहभागिता हो। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत इनके साथ ये है कि ये जन भावनाओं के विरुद्ध हमारी पार्टी या हमारी सरकार जो भी काम जनहित में कल्याणकारी करती है या इस तरह का करती है, उसमें इनको कहीं न कहीं छिद्रावशेषण दिखाई पड़ता है। अब राम मंदिर बन रहा है तो उसमें भी इनको दिखाई पड़ रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा जेवर एयरपोर्ट बन रहा है तो कह रहे हैं कि पार्टी कह रही है कि हमारी 2 साल पहले की परिकल्पना थी। पूर्वांचल एक्सप्रेस बन रहा है, कोई कह रहा है कि ये तो हमारे, अरे भाई कुछ तो करो प्रदेश के विकास के लिए। आप करो, मैं करूं। यानी कि आप ओम प्रकाश जी ये कहना चाहते हैं कि विकास हो रहा है लेकिन अन्य जो विपक्षी दल हैं उन्हें इस विकास से परेशानी है। डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी प्रवक्ता कांग्रेस भी हमारे साथ में जुड़े हैं। कुलभूषण जी, जहां विकास हो रहा है वहां आपको दिक्कत क्यों है, ये पूछ रहे हैं ओम प्रकाश जी। आखिर कहां दिक्कत है? विकास तो सभी के लिए है, उत्तर प्रदेश की जनता का भला आप भी चाहते हैं, विकास आप भी चाहते हैं, तो फिर दिक्कत क्यों? सभी को नमस्कार। दरअसल विकास की इनकी जो परिभाषा है हमें उसी से दिक्कत है। इस समय उत्तर प्रदेश में विकास जो हो रहा है वो नफरत का विकास है, वो धर्म के आधार पर विभाजन का विकास है, वो जातियों में बांटने का विकास है, वो लीकेज का विकास है। आप सोचिए कि 15 प्रश्न पत्र लीक हो चुके हैं 4.5 साल में, कोई परीक्षा नहीं हो रही है, कोई नौकरी नहीं मिल रही है। सड़कों की स्थिति यह है कि उद्घाटन होने जाता है तो नारियल नहीं फूटता है, सड़क फूट जाती है। ऐसे समय में जो इनका विकास है वो उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। अंत समय में इन्हें वही धर्म के आधार पर विभाजन के लिए धर्म के मुद्दे याद आते हैं। तब इन्हें काशी याद आता है, तब इन्हें मथुरा याद आता है, तब इन्हें समान नागरिक संहिता का नियम याद आता है। बाकी दिनों ये भारतीय संविधान को अलग रख देते हैं और इनका अपना नया संविधान चलता है। दरअसल यह सरकार पूरी तरह से निरंकुश हो चुकी है और जनता इसको समझ रही है। इसीलिए 2022 में आने वाले चुनाव में
निश्चित तौर पर यह सरकार जा रही है। तो इस समय सर इनके कुलभूषण जी, अगर आपको वाकई लगता है कि महज दिखावा मात्र है, तो इसके लिए आपके पास तो बल्कि एक बड़ा मुद्दा है लोगों के बीच में उतरने के लिए, जनता के बीच में जाने के लिए। इस मुद्दे को लेकर विधानसभा चुनाव नजदीक है और इस मुद्दे को अब कहीं ना कहीं आपको लोगों के बीच में रखना होगा। बहरहाल डॉक्टर अभिषेक राय, इस मुद्दे को जनता के बीच बिल्कुल बिल्कुल रखना भी चाहिए कुलभूषण जी। विपक्ष की भूमिका हमेशा, विपक्ष की भूमिका मजबूत होनी चाहिए कुलभूषण जी, तो मजबूती आप दिखाएं। ओम प्रकाश जी आपसे जुड़ेंगे सर, अभी आपने बोला। अभिषेक राय प्रवक्ता सपा हमारे साथ में जुड़े हैं। अभिषेक राय जी, दोनों को आपने सुना, बीजेपी का पक्ष भी आपने सुना, कांग्रेस का पक्ष भी आपने सुना, क्या आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं ना, इनकी कथनी और करनी में हमेशा अंतर है। अच्छा, जब अंत समय आता है ना, तो सबको प्रभु श्री राम ही याद आते हैं। श्री राम का नाम ही सत्य है और ये अंतिम बेला में सबको पता है। तो इनका अंत समय आ रहा है, इनको पता है, ये जा रहे हैं। तो इसलिए इनके पास 4.5 साल 5 साल में कोई काम गिनाने को नहीं। केशव प्रसाद मौर्य के अपने अलग वो द्वंद है। कभी कहते हैं कि हमारा कोई नेता नहीं, हम फूल के चुनाव पे चिन्ह पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, योगी जी चेहरा नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कह दिया, ये उनका व्यक्तिगत बयान है। तो इनके पार्टी में अंतर्द्वंद चल रहा है और ये तो बहुत परेशान है। 4.5 साल इन्होंने कोई काम नहीं किया। अभी आपने देखा होगा बुंदेलखंड की हमारी रथ यात्रा, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो जन सैलाब उमड़ा, जो जनता का प्यार हमारे लिए उमड़ रहा है, वो बदलाव का संकेत है। और ये उससे डर गए। पूर्वांचल पे जब हमारा विजय रथ दौड़ा तो इनका क्या हुआ, अगले दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 काले कानून वापस ले लिए और देश के उससे माफी मांगी। उपचुनाव में हारे तो डीजल और पेट्रोल के दाम सस्ते कर दिए। तो ये बहुत छम्मी लोग हैं। इनको जो है सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इनके प्रकरण। अभी ओम प्रकाश सिंह जी 12 महीने से 3 किसान कानूनों के फायदे बता रहे थे और संसद में बिना बहस के 3 काले कानून को वापस ले लिए। इसके बारे में ये नहीं बता पाएंगे। महंगाई 2014 में डायन होती थी, आज इनकी बुआ बन के बैठी हुई है, उस पर ये बात नहीं करेंगे। गरीब जनता के, यानी कि अभिषेक जी आप कहना चाहते हैं कि जो अहम मुद्दे हैं, जनता से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, उन्हें नजरअंदाज किया जाता है और विकास के नाम पर इस तरह की बातें होती हैं। चलिए, ये आपने अपना पक्ष रखा है। जैनेंद्र अग्रवंशी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। जैनेंद्र जी, क्या आप इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं? तीनों का पक्ष आपने सुना है, बीजेपी, कांग्रेस, सपा। आवाज पहुंच रही है जैनेंद्र जी? जैनेंद्र से भाजपा का जो चाल चरित्र चेहरा है वो जनता के सामने आ चुका है कि जब भी कहीं कोई चुनाव होने वाला होता है तो ये हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, जय श्री राम, इस तरह के स्लोगन चलाने लगते हैं, मीडिया में भी और जनसभाओं में भी। ये एक मुद्दा नहीं गिना पाते हैं किसी भी जनसभा में जब जाते हैं कि विकास कहाँ पर है धरातल पर, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की क्या हालत है पूरे प्रदेश में, महिलाओं के प्रति जो होने वाले अपराध हैं वो कम क्यों नहीं हो पा रहे हैं, इतनी व्यवस्थाएं खराब हो चुकी हैं, पुलिस के आए दिन अमानवीय चेहरा नजर आता है सड़कों पर। तो ये कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं। ना ये बता पा रहे हैं कि ये बार बार बोलते हैं हमने इतने हॉस्पिटल खुलवाई, ये 10 हॉस्पिटल के नाम नहीं गिना पाते हैं। ये बार बार बोलते हैं हमने इतनी यूनिवर्सिटी बना दी नई, इन्होंने। चलिए ओम प्रकाश जी, चारों ओर से घिर गए हैं आप। बीजेपी से ओम प्रकाश सिंह प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं बीजेपी के, उनसे हम जुड़ेंगे दोबारा से। और कुलभूषण त्रिपाठी जी की अभी आपने बात सुनी है ओम प्रकाश जी, अभिषेक राय जी ने भी अपनी एक ही राय रखी है, जैनेंद्र जी भी अमूमन एक सी बात कह रहे हैं। क्या जवाब देंगे इन सवालों का, तीखे प्रहारों का? देखिए, ऐसा है कि विपक्ष का सवाल उठाना सत्ता के खिलाफ लाजमी, ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो आप आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं उसमें सच्चाई कितना है, और जनता धरातल पर उसको देख रहे, जनता बहुत समझदार हो चुकी है। अब वो नारा और फिजूल बाणी जो बोलते थे उस पर भरोसा नहीं। हमारे एक साथी ने कहा कि हमारी सरकार धर्म और जात के नाम पर जो है काम कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये दुनिया देख रही है कि 7 साल से केंद्र में 4.5 पौने साल से प्रदेश में हमारी सरकार है। केंद्र सरकार की 56 योजनाएं और उत्तर प्रदेश सरकार की 41 योजनाएं बिना किसी धर्म, जात, मजहब के पूरे देश के कल्याण के लिए जो उसके पात्र हैं वो योजनाएं चलाई गई। उसमें ये नहीं देखा गया कि क्षेत्र कौन सा है, मजहब कौन सा है, हिंदू है कि मुसलमान है, नंबर 1। दूसरा, इन्होंने कहा, एक साथी ने,
कि जब चुनाव आता है तो इनको राम याद आते हैं, मथुरा काशी याद आती है। भाई राम तो जन जन के हैं और राम हमारे आराध्य हैं और राम हमारे एजेंडे में है और राम का मंदिर भव्य हम बनवा रहे हैं और 2024 में दुनिया का सबसे विशाल मंदिर बनेगा। लेकिन क्या उनसे ये उम्मीद की जा सकती है जिनकी सरकारें रही केवल मस्जिद और कब्रिस्तान के लिए पैसा दिया? क्या उनसे उम्मीदें की जा सकती हैं जिन्होंने केवल अपने तनख्वाही का विकास किया? कुलभूषण जी जरा जवाब ले लें आपसे। जा सकती है जिसने सद्दाम हुसैन के बाद जिंदा रहते अपनी जो है मूर्ति बनवाई? क्या उनसे विकास की उम्मीद की जा सकती है जिसकी देश के अंदर 70 साल की सरकार रही? और लेकिन ओम प्रकाश जी, धर्म को आधार बनाकर ही विकास क्यों? धर्म को आधार बनाकर ही चुनाव क्यों? और अमेठी का विकास नहीं कर पाए। ओम प्रकाश जी, धर्म को आधार बनाकर ही चुनाव क्यों? धर्म की बात को करके ही आगे क्यों बढ़ रहे हैं आप? विकास के और बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी कल का ही हम एग्जाम्पल ले लें, जो भी अभ्यर्थियों के साथ में हुआ, सर एम्प्लॉयमेंट की तो बात करेंगे ना, लोग भर्तियों की तो बात करेंगे। अब वो भर्तियां उन्हें नहीं मिल रही हैं, लेकिन उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर का क्या है? सुनिए तो बताइए। क्या कह रहा हूँ कि हमने विकास को सबका साथ सबका विकास के साथ किया। आप ये बताइए कि एक वर्ग का वोट लेने के लिए सपा, बसपा, कांग्रेस, ओबीसी किस प्रकार से इस समाज और देश में जहर घोल रहे हैं, ये छिपा है? कोई जो है हमारे राष्ट्रभक्त नायक सरदार पटेल की तुलना जो है से कर रहा है, हिंदू की तुलना जो और ISI से कर रहा है, ये जहर कौन घोल रहा है? चलिए जवाब ले लीजिए। अभिषेक राय जी कुछ कहना चाहते हैं आपकी इस बात पर। अभिषेक राय जी, आप अपनी बात पूरी करेंगे। गीतांजलि जी, बिल्कुल। कौन जहर घोल रहा है? इस वायु को कौन प्रदूषित कर रहा है? आप बताएं, क्यों नहीं है अपने 4.5 साल के काम पे चुनाव लड़ते हैं? क्यों उनका उप मुख्यमंत्री जिसके ऊपर 55 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे हैं, वो क्यों इस तरह की बातें करते हैं? क्यों पर ऐसी बातें करते हैं? ये लोग से झूठ के सहारे आगे बढ़ना चाहते हैं। इन्होंने 4.5 साल सोए रहे, आइए मैदान में, आइए पता चलेगा। शिलान्यास किया, उद्घाटन किया। ये एक काम ऐसा कि ना 5 काम इनसे पूछता चैनल पर तभी तक है जब तक चुनाव है। पावर ट्रांसमिशन लाइन कितनी लगाई वो उसके बाद जो है बर्बाद करेंगे आप। 2019 के चुनाव की तरह जिससे बर्बाद में गई थी पार्टियां चैनल पर नहीं आती। ओम प्रकाश जी, जीत को लेकर आश्वस्त होना अच्छी बात है। अभिषेक जी, आपको थोड़ा रोकना चाहूंगी सर। ओम प्रकाश जी, जीत को लेकर आश्वस्त होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो भी काम खराब कर देता है? आप जीत को लेकर आश्वस्त हैं, अच्छी बात है। आपको क्यों लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता एक बार फिर से आपको मौका देगी? अभिषेक जी, जवाब जरा ले लीजिए कि जब से आपका डिबेट चल रहा है, कांग्रेस भी तो कह रही है कि हमारी सरकार बन रही है, बसपा भी कह रही है हमारी सरकार बन रही है। ठीक है, ठीक है। निश्चित तौर पर आपकी सरकार जा रही है और वो ओवर कॉन्फिडेंस की बात करें। सर ओम प्रकाश जी, सीधे शब्दों में मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि बीजेपी को जीत का जो बीजेपी जो जीत के लिए सोच रही है, अभिषेक जी थोड़ा रुकिए आप। बीजेपी जो जीत के लिए सोच रही है, आखिर बीजेपी के पास जीत का वो कौन सा मंत्र है जो उत्तर प्रदेश की जनता को लुभा सकेगा? आदमी फर्जी प्रिंटिंग प्रेस लगाता है और उसकी बहन बिहार में भाजपा जो विधायक है, उसके बाद जहां का भौतिक सत्यापन नहीं होता है उस प्रिंटिंग प्रेस को पार्टी जी जरा थोड़ा सा ब्रेक लें सर। की जगह बीए की गोदाम खुली होती है और आप कहते हैं कि सिक्का पूरी सरकार चलती है। त्रिपाठी जी थोड़ा सा ब्रेक लें सर। जनता आप देख चुकी है, जो बुलडोजर भाजपा का नाम ले लेने भर से आपको पवित्र बना देता है। इसलिए यह पूरी मंदई और सच्चाई सबके सामने आ रही है। टीटी के पेपर पे कोई बात कर पा रहे हैं? आप चुनाव लड़ने आप जा रहे हैं, लेकिन आप पहले 1 महीने में परीक्षा करा देंगे। कहीं आपकी न कोई नीति है न नीयत है जिसके आधार पर आप कोई भी विकास का कार्य कर पा रहे हैं। युवाओं के सपने तो बोलना, गरीबों ओम प्रकाश जी, कुलभूषण जी, मेरा आप दोनों से रिक्वेस्ट ये है सर, एक एक कर आप अपनी बात रखें। ओम प्रकाश जी, एक एक कर आप अपनी बात रखें। कुलभूषण जी, आपको भी वक्त दिया जाएगा। चलिए कुलभूषण जी का जरा बात सुन ले। ओम प्रकाश जी, आपने कई जवाब दे दिए हैं। कुलभूषण जी के हो सकता है कुछ और सवाल हो। सत्ता पक्ष को पूरा फर्ज बनता है कि वो विपक्ष को जवाब दे। जी कुलभूषण जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं ओम प्रकाश जी से?
मैं ओम प्रकाश जी से पूछना चाह रहा हूं, टीईटी के पेपर पर जो उस दिन मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, उसके बाद अगले 3 दिन का इनका क्या कदम रहा है? 2017 से लेके अभी तक 15 पेपर लीक हुए हैं। ये लीकेज की सरकार उन लीकेज को रोकने के लिए क्या कर पाई है? वो बुलडोजर सिर्फ चुनाव के समय निकलता है। चलिए आप जवाब ले लीजिए। घोषणा करने के लिए कि सुरक्षा और ओम प्रकाश जी जवाब दें सर, ये तो बहुत ही ताजा मामला है जी। ओम प्रकाश जी नहीं, देखिए ऐसा है कि पिछली सरकारों में एग्जामिनेशन परीक्षा अपनी सरकार का बताइए ओम प्रकाश जी, पिछले छोड़ दीजिए। होता कौन था और किसके नाम? हमारे यहाँ तो पारदर्शी और सख्ती के साथ हो रहा। अगर हो रहा है तरीके से पेपर लीक हो रहा है आपके यहाँ, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इनकी सरकार में नकल मरवा करके और कापियां बदल करके लोगों के जो पात्र छात्र होता था, जो योग्य छात्र होता था, उसका काट करके ये अपने चहेतों का जो है पैसा लेकर के और नाम नहीं तो देते थे। हम तो जो है कम से कम सख्ती कर रहे हैं। हम तो चाहे कोई भी हो, सब पकड़े जा रहे हैं। इसीलिए 17 पेपर 16 पेपर लीक हो गए सख्ती के कारण। कुलभूषण जी थोड़ा सा रुके आप सर, जवाब ले लीजिए, पहले पूरा सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप अपने प्रश्न दोबारा पूछ लीजिएगा। ओम प्रकाश जी बात पूरी करें आप। मैं बताता हूँ। मैंने ये कहा कि पहले की परीक्षाओं में और अब की परीक्षाओं में जमीन आसमान का अंतर है। पहले की परीक्षाएं केवल औपचारिकताएं होती थी और किसको पास होना है, किसको नौकरी मिल रहा है, वह जो है। लेकिन पेपर लीक होने का भी तो मामला बनता है ना सर, पेपर लीक होना भी क्या है? जो हुआ तो सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। पेपर लीक होना भी तो क्या है ना सर? इनके हाथ में सुनिए पेपर लीक हुआ है, इनके हाथ में लड्डू आया है, तो हम भी तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं, 24 घंटे के अंदर कार्रवाई कर रहे हैं। और कोई भी इस तरह का काम करने वाला व्यक्ति उत्तर प्रदेश में योगी राज में बचेगा नहीं। ये इनका जो कुर्बा जो फर्जीफिकेशन वाला काम करता था, इनके जमाने में नौकरी उसकी मिलती थी जो या तो जमीन बेचता था या जेवर बेचता था या कुर्बा के 5 सदस्यों की सिफारिश होती थी। तीसरा कौन नौकरी पाया? कोई पाया उत्तर प्रदेश में तो बताया सीना ठोक करके कि हमको भी नौकरी मिली है। सब भ्रष्टाचार के भेद चढ़ गया। इन परिवार ने लूट लिया, इन परिवारों ने प्रदेश को लूट लिया। चलिए मुझे भी समय दिया जाए। जी जी बिल्कुल जिनेंद्र जी, अब आप अपनी बात पूरी रखें सर। मैं बताना चाहता हूँ, पिछले 4.5 साल में अभी कुछ दिन 20-22 दिन पहले तक ये सरकार कह रही थी हमने 4.5 लाख रोजगार दिए, और कल और परसों जो 1-2 भाषण दिए उसमें बोलने लगे कि हमने 8 लाख रोजगार दिए। इन्होंने कोई रोजगार नहीं दिया, उसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ। दूसरी चीज, पिछले 4.5 साल के अंदर कोई भी नया पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड नहीं लगाए। लास्ट जो पावर प्लांट लगा था और जो कैपेसिटी बढ़ी थी 660 मेगावाट की जो बढ़ाई गई थी, वो पिछली सरकार के दौरान मार्च 2017 में बढ़ी थी। उसके बाद से अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई भी पावर प्लांट ना लगाया है और ना लगने वाला है अभी अगले कुछ सालों तक, क्योंकि इनकी योजनाएं जो पहले दिन थी वो आज भी हैं। जहां तक बात रही महिला सुरक्षा की, आप एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए कि उसमें हर साल महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है, और ये बार बार पिछले साल का आंकड़ा लेके आ जाते हैं, जबकि जब जो पुलिस आयुक्त थे उन्होंने खुद माना कि पिछले साल का आंकड़ा जो है वो कोरोना की वजह से कम। ओम प्रकाश जी, बीजेपी के झोले में इस बार क्या है? विकास तो अक्सर आप बात करते हैं, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने झोले में उत्तर प्रदेश की जनता के लिए क्या कुछ लेके आने वाली है? थोड़ा कुछ बताएं। उत्तर बताया तो आपको हमारी सरकार, हमारी पार्टी। जिनेंद्र जी जरा रुके, आप ओम प्रकाश जी से जवाब अरे भाई सुनिए, इनको बहुत ज्यादा उतावलापन है, ये मतगणना तक बहुत उतावले रहेंगे। अब देखिएगा उसके बाद कई ऐसी पार्टियां थी जो एक साल तक चैनल से भाग गई, चैनल पर जो है आई ही नहीं, बड़े बड़े दावा ठोकने वाले। मैंने कहा जो सवाल जवाब बात कर रही है सर। जिनेंद्र जी अगर जवाब नहीं लेंगे सर तो फिर कैसे पता चलेगा? जो लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त बोलते हुए, उन्हें कैसे पता चलेगा कि कौन सी पार्टी उनके लिए क्या करना चाहती है? थोड़ा सा जिनेंद्र जी, थोड़ा सा आप संयम रखें। ओम प्रकाश जी जवाब करिए। आपका देखिए, आपका भी ये नैतिक दायित्व बनता है, उनका भी बनता है कि हम सत्ता पक्ष में हमसे सवाल करें, और सवाल करें तो कर तो रहे हैं सर, सवाल जवाब दें। जी जी फिर कहा कि 7 साल में जो केंद्र सरकार द्वारा 4.5 साल में प्रदेश सरकार द्वारा जो उत्तर प्रदेश का विकास किया गया। देखिए 2014 के जब केंद्र का चुनाव हुआ भारत सरकार का, तो हमने कुछ वादे किए थे, और जब 2019 में आए तो जनता ने देखा कि जितने वादे किए थे उसको हमने पूरा किया, तो भारी बहुमत दिया।
ठीक है। 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता से हम वादा करके आए थे कि हम प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधारेंगे, हम प्रदेश का विकास करेंगे, हम प्रदेश को बिजली देंगे, हम घर घर जो है आवास देंगे, शौचालय देंगे, गैस देंगे, जनधन खाता देंगे, आपको दवा की सुविधा देंगे। वो हमने किया। मैं तो चाहता हूँ कि इनको सद्बुद्धि दे भगवान सारे विपक्षी पार्टियों को कि चुनाव मैदान में आकर के हमारे विकास कार्यों को चैलेंज करें और उसी पर डिबेट करें और उसी पर चुनाव लड़ें। इन्होंने अभी आवास योजना की बात उठाई, 2 करोड़ 10 लाख आवास का इन्होंने वादा किया था और उसके एवज में केवल 45 लाख या 44 लाख आवास अभी तक मिले हैं लोगों को। इन्होंने बात की अभी बिजली की, तो बिजली इन्होंने अभी तक कितनी पहुंचाई होगी, मैंने आपको डेटा बता दिया है बिल्कुल एग्जैक्ट। जितनी पहले पहुंच रही थी उतनी अब पहुंच रही है। बस ये है कि एक गांव को विद्युतीकृत करने के लिए एक बल्ब और एक पंखे का कनेक्शन दिया जाता है और गांव में अगर प्रश्न अब अभिषेक राय जी से कर लेते हैं। अभिषेक राय जी, ठीक है, ठीक है, कह देते हैं ये लोग, ठीक है, ठीक है। गांव की परिभाषा भी अलग है। बिल्कुल जनेंद्र जी, आपके इस सवाल का जवाब भी लेंगे, लेकिन अभिषेक राय आप प्रवक्ता समाजवादी पार्टी भी हैं। अभिषेक जी, इस बार समाजवादी पार्टी जीत को लेकर काफी आश्वस्त है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को देखें अगर, और खासकर अखिलेश यादव की उस कोशिश को देखें जो वो लगातार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ग्राउंड से काम कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, पिछली सरकार की कमियां गिना रहे हैं, मतलब अभी जो सरकार है उसकी कमियां गिना रहे हैं, इस तरह की पूरी कोशिश जो है वो कर रहे हैं। लेकिन जैसे मेरा अभी प्रश्न ओम प्रकाश जी से था, मैं आपसे भी ये पूछना चाहूंगी कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता के लिए ऐसा क्या कुछ खास करना चाहती है जो अपने पिछले कार्यकाल में नहीं किया उन्होंने? देखिए गीतांजलि जी, हमने जब पिछली सरकार में हमने एक विजन दिखाया, हमने 22 महीने में एक्सप्रेसवे बना के दिखाया। अच्छा। हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का बजट अनुमोदित करा और पूर्वांचल की वो मेन स्ट्रीम धारा से जोड़ा। हम उसके बगल में कृषि मंडियां बनाना चाहते थे, हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं। इनकी दो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी तो आप ही की योजना थी, नहीं पाए। बोलिए ना, जनता में फर्जी बोलने में क्या जाता है? यूनिट बिजली फ्री देने जा रहे हैं किसानों को। हम महंगाई कम करने की बात कर रहे हैं, हम महंगाई कम करेंगे। पहली कैबिनेट की मीटिंग में हमारी होगी, हमारी अगर सरकार आती है पहली कैबिनेट में हम करके दिखाएंगे। अच्छा। हम 10,000 बेरोजगारों को पहली कैबिनेट में नौकरी देंगे। हम जो बात कह रहे हैं हम अपनी बात पे वचनबद्ध हैं और उसे करके दिखाएंगे। अभिषेक जी, जिस वक्त आप सत्ता में थे उत्तर प्रदेश की जनता से कई वादे आपने भी किए थे सर, लेकिन ग्राउंड पर उन वादों का क्या हुआ फिर? अगर वो वादे सभी पूरे होते तो बीजेपी नहीं होती, आप ही होते सर। लेकिन ये कहने की बात है, सभी राजनीतिक दल वादे तो बहुत सारे करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद उन वादों को धरातल पर लाते लाते कहीं ना कहीं सब ध्वस्त हो जाता है सर। मैंने पूछा ना कि 5 ऐसे काम बताने जिसका इन्होंने शिलान्यास किया, उसका उद्घाटन किया। चलिए ओम प्रकाश जी, जी जी, जनेंद्र जी आऊंगे आपको। सवाल ओम प्रकाश जी से। एक सवाल आपको जरूर पूछना चाहिए डिबेट में, चैनल पर जो लोग बैठे हैं, कि क्या आपकी सरकार बन रही है, और बन रही है तो क्यों बन रही है? एक सवाल बनता है, क्योंकि सभी कहेंगे कि मेरी सरकार बन रही है, तो ये कोई अत्युक्तपूर्ण बात नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, इनकी जब सरकार थी तो उत्तर प्रदेश में क्या क्या गुल खिलाया यह जनता आज तक भूली नहीं है। 5 घंटे 6 घंटे बिजली मिलती थी, पूरे प्रदेश में अंधेरा रहता था, केवल सैफई में लाइट रहती थी। इनके जो 5 सत्ता के केंद्र थे, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, डिम्पल यादव, 5-5 सत्ता के केंद्र थे और इन 5 परिवारों ने प्रदेश को केवल लूटा। आज जो ये बैठ करके पूरे 5 साल जो इनकी सरकारें थी उसमें ये कहते हैं कि हमारी जो है एक हमारा काम था आगरा एक्सप्रेस। बिल्कुल अभिषेक जी, बिल्कुल आप अपने सवाल पूछिएगा। ओम प्रकाश जी को अपनी बात रख लेने दें फिलहाल। हर तीसरे दिन दंगा हुआ, उसका जिम्मेदार कौन था? ठीक है, प्रदेश में हर तीसरे दिन जो दंगा होता था उसके जिम्मेदार कौन था? चलिए अभिषेक जी से जवाब ले लेते हैं। पूछा है आपने, अभिषेक जी भी कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन पहले सवाल का जवाब देंगे, उसके बाद आपसे सवाल कर लेंगे। जी अभिषेक जी। देखिए, आज तक इतिहास आप उठा के देख लें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। क्या 302 के हर मुलजिम के साथ यही ये आपकी पार्टी के लिए कहा था लखीमपुर खीरी की घटना पे? दूसरी बात, मैं ओम प्रकाश जी से पूछना चाहता हूं, इन्हीं के पार्टी के सहयोगी हैं निषाद जी, निषाद पार्टी, संजय सिंह ने क्या कहा? उन्होंने कहा प्रभु राम के जन्म पे उन्होंने क्वेश्चन मार्क उठा दिया। क्या स्टैंड है भारतीय जनता पार्टी का उस पे? प्रभु राम की बात करने वाले ये उस पे क्या स्टैंड है? उस पे आप स्टैंड अपना क्लियर करिए। चलिए ओम प्रकाश जी,
स्टैंड क्लियर करने की बात कही है, करें सर? नहीं, ऐसा है कि सपा बसपा कांग्रेस को पूछने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की भगवान राम के अयोध्या में मंदिर निर्माण के प्रति क्या स्टैंड रहा, ये क्या यार बेकार की बातें करो, सीधा जवाब दो ना। लेकिन आप ये बताओ कि आपने अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाई, आपने गोली चलाई, उसके लिए जो है आपने कभी माफी मांगी? प्रदेश जो जाकर के आप फर्जी मत्था देख रहे हो, आपने राम भक्तों पर गोली चलाई, कभी माफी मांगे पिता पुत्र ने? अब से माफी मांग लो, अब से माफी मांग लो तो आप फट जाएगा। मुलायम सिंह वृद्ध हो चुके, उनके पुत्र से कहो माफी मांगे। चलिए अब सवाल कुलभूषण जी से कर लेते हैं, काफी वक्त से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी त्रिपाठी जी रखें, अपनी बात रखें सर। इनकी पार्टी में ही वो शामिल हो गए हैं। मैं ओम प्रकाश जी की साबिर की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। हाँ। ये भारतीय जुमला पार्टी के प्रवक्ता है, ये तो बिल्कुल तय है। बड़े भाई हैं, बड़े सम्मान के साथ कह रहा हूं कि सिर्फ आप बताते रहिए। जैसा कि अभी अभिषेक जी ने मुद्दा उठाया, उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी बहुत मायने रखती है और सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ता है। और ऐसे समय में आपके मुख्यमंत्री की ये घोषणा कि हमने अपराध को खत्म कर दिया है और कानून व्यवस्था को सुधार दिया है। दूसरा, इन्होंने कहा कि 2014 में हम कुछ घोषणाएं लेकर आए थे, 2019 में हमें उसका लाभ मिला, 17 में आप यूपी के लिए जो संकल्प पत्र लेकर आए थे, अगर जो उसकी गीतांजलि जी एक एक लाइन पढ़ी जाए यहां आपके चैनल पे, हर लाइन झूठी है, हर लाइन अधूरी है। लेकिन इनके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा कहा जाता है कि 90% संकल्प पत्र के वादे पूरे हो गए हैं। पता नहीं ये कहां पूरे करते हैं। मैं तो आज एक प्रश्न पूछ लेता हूं कि जो पेपर लीक हुआ था अभी 4 दिन पहले, उसमें 75 जिलों में हर जगह से खबर है कि 50,000 60,000 रुपए में वो पेपर बिका। अगर वो बिका तो उसके पैसे का लेन देन हुआ है। वो पैसा कहां इकट्ठा हुआ है? चुनाव से पहले कहीं ये पैसे को उगाने की कोई प्रक्रिया तो नहीं थी? इस पर जवाब देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा वो पैसा कहां है। आप सिर्फ आरोप लगा दीजिए कि पिछली सरकारों की व्यवस्था थी, पिछली सरकारों ने किया, तो 4.5 साल से आप जो दावा कर रहे हो कि आपने उत्तर प्रदेश को बदल दिया, तो आपने क्या बदला? आपने बदला है कि 15 पेपर लीक हो जाते हैं। यह सरकार लीकेज की है। उत्तर प्रदेश को लीकेज के दौर में आपने लाके खड़ा कर दिया है। आपके पार्टी का झंडा लगाने वाले लोग और पार्टी का लबादा ओढ़े हुए लोग, जो वॉशिंग मशीन से आप जिनको बताते हो कि हमने तो सबको पवित्र कर दिया, लेकिन आपके ही लोग पूरी तरह से उसमें लिप्त हैं और वो पूरी तरह से उसकी उगाही कर रहे हैं। एक जो मीटिंग हुई थी संजय उपाध्याय की और राय अतुल प्रसाद की, उसमें यह आ गया है कि जो पेपर बिकेगा उसके पैसे का संग्रह कैसे होगा, इसको लेकर नोएडा में बैठक होती है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह शुचिता का दावा करने वाली सरकार, चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी आज अपना चेहरा कितना बदरंग कर चुकी है और इसका इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। बस ये फिर जुमले शुरू कर देंगे, क्योंकि भारतीय जुमला पार्टी के पास उत्तर ओम प्रकाश जी, जुमलेबाजी बीजेपी करती है, ये आरोप कई बार लगे हैं और ये आरोप कांग्रेस के भी हैं, समाजवादी पार्टी के भी हैं, आम आदमी पार्टी भी इस तरह की बातें करती है। और जुमलेबाज क्यों कहा जाता है बीजेपी पार्टी को, जरा इसका जवाब दें आप। और साथ ही ये भी जी बिल्कुल, बहुत सही सवाल आपने किया कि जुमलेबाज। चलिए उसी का जवाब दीजिए, अगला प्रश्न मैं पूछूं आपसे। पहली चीज तो ये है कि देखिए, पुरानी कहावत है कि चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। अच्छा, जो चोर व्यक्ति होता है उसको हर आदमी चोर दिखाई पड़ता है समाज का कि चोर है। इन्होंने कहा कानून व्यवस्था की बात। मैं 2017 का भारतीय जनता पार्टी की चुनाव जो हुआ था, वो हम कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही लड़े थे। और मैं चैलेंज करता हूं कि 2022 का चुनाव ये क्या बात करेंगे, जो चुनाव का मुद्दा होगा उसमें भी कानून व्यवस्था हम खुद लेकर के आएंगे। अच्छा। ये क्या उठाएंगे? ये चोर लोग क्या उठाएंगे जिन्होंने कि माफिया राज चलाया, जिन्होंने संगठित अपराध चलाया। चलिए जिनेंद्र जी काफी कुछ बोलना चाहते, काफी देर से बोलना चाहते हैं। जिनेंद्र जी आप पूछिए अपनी बात सर। विजय मिश्रा सारे अपराधी और माफियाओं को इन्होंने माननीय बनाने का काम किया है, डकैतों को पोषण देने का काम किया। ये क्या बात करेंगे? ये क्या बात करेंगे? आइए ना कानून व्यवस्था को लेकर लड़िए, आइए ना विकास के मुद्दे पर लड़िए, आइए ना बिजली के मुद्दे पर लड़िए, आइए ना लड़िए। आपका ये जुमला तो उसको कहा जाता है, काम न धाम 100 मन अनाज। जो काम न करे क्यों जुमलाबाजी करे? यहाँ तो हम काम किए। जुमलाबाजी एक थैली के चट्टे बट्टे, ये सपा, कांग्रेस, बसपा, ओवैसी,
या जितनी पार्टियां हैं, ये सब एक चक्कर बैठे और ये गैंग है, ये पार्टी नहीं है, ये प्रदेश को लूटने वाली गैंग है। अवतार तो सिर्फ आपने लिया है, बाकी तो सब है ही नहीं। इस प्रदेश की और देश की जनता ने नकार दिया है। इनको शर्म आनी चाहिए कि जो सरकार में थे 2014 का चुनाव, मोदी जी, योगी जी, ओम प्रकाश जी अवतारी पुरुष हैं। चुनाव, पंचायत चुनाव, सारे तो ये हार गए। बेशर्मी की हद है। जनता में क्या जवाब देंगे? ओम प्रकाश जी, अभिषेक जी, आपको रोकना चाहूंगी। जिनेंद्र जी काफी देर से कुछ कहना चाहते हैं। जिनेंद्र जी पूछिए। देखिए गीतांजलि जी, मैं हाँ। 2 चीजें बता दूं। एक तो इन्होंने शब्द यूज किया सभी के लिए गैंग है, तो माफिया अगर किसी को गैंग कहे तो अच्छा नहीं लगता है। अच्छा। और दूसरी चीज ये सही मैं बता दूं कि जो ये मुद्दा लेके चले थे कि हम अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था का, तो मैं ये फिर उसी जानना मुद्दे चाहता पर हूँ कि लड़ने जा योगी रहे जी के ऊपर ओम प्रकाश जी जरा संयम बरतें सर मुकदमे जी। वापस लिए गए, बीच में डिस्टर्ब मत करिए। हाँ जिनेंद्र मैं जी आपके पूरी बीच करें में आप बोल अपनी रहा बात। था। ओम प्रकाश जी थोड़ा गले को आराम दे दीजिए, पानी पी योगी जी लीजिए के सर, ऊपर जवाब कितने देने हैं अभी आपको मुकदमे बहुत थे? सारे। 2 जी जिनेंद्र जी। 307 के मुकदमे भी थे, वो कैसे वापस हो गए? राजा भैया के मुकदमे किसने वापस लेने की पहल की? मुजफ्फरनगर दंगों के जो मुकदमे हैं उनको वापस लेने की पहल की, और उसमें तो हाई कोर्ट ने इंटरवीन करके बोला कि पहले हाई कोर्ट की आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। मुजफ्फरनगर से जुड़े आपके कितने नेता थे जिनके आप मुकदमे ले रहे थे? मुझे केवल इस चीज का जवाब दे दीजिए। चलिए ओम प्रकाश जी आप दीजिए जवाब सर। मेरा ये कहना है कि जब सरकार बनती है तो जनता से कुछ वादा करके आए। मेरी सरकार बनी, जनता से वादा किया था कि पहले मंत्रिमंडल में सीधी बात बोलने की हिम्मत ही नहीं बची भाजपा में। लाख किसानों का हमने कर्जा माफ किया और इनके चक्कर बट्टे वाली पार्टी समाजवादी। चलिए ओम प्रकाश जी देखिए, वजह आपके पास बहुत सारी हो सकती है और जवाब आपको बहुत सारी बातों पर देना पड़ सकता है क्योंकि आप सत्ता पे हैं, जवाब बनता है। बहरहाल 2017 के पहले कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल 17 रहा में लड़ लो है, चुनाव, क्या 22 में बात मत करेंगे? लड़ना। 17 में मत लड़ना, 17 में लड़ लो, 22 में मत लड़ना। तो 4.5 साल सोते रहे हो। अरे यार 4 चुनाव तो लड़ लिए ना, 4 एक बात चुनाव तो बताइए, लड़े। ओम प्रकाश जी, 4.5 साल ये क्या, कहाँ पार्टी? ओम प्रकाश जी ऐसे कैसे चलेगा सर? के ऊपर मुकदमे आप सुने थे पहले? आप जो विकास कर रहे हैं जनता के लिए, जिस विकास की आप बात कर रहे हैं, तो ये जनता के लिए कोई एहसान थोड़े है सर। विकास की बात करके तो सत्ता में आए मैंने हैं। कब कहा एहसान है? मैंने कब कहा? हाँ। मैंने कब कहा कि परिवार ही सरकार है? चलिए। मैंने कब कहा कि परिवार ही पार्टी है? मैंने कब कहा कि परिवार ही प्रदेश है? हम आपके लिए कर रहे परिवार हैं, है। हमने कोई एहसान नहीं किया, कर तो रहे हैं। आपकी सरकार तो हम दो हमारे दो की है। परिवार की संकल्पना आप क्या जाने, परिवार में जीना आप क्या जाने। परिवार विरोधी चलिए लोग हैं ये जो आपको। आरोप प्रत्यारोप है, अगर ये राजनीति तक रहे तो बहुत अच्छा है, पर्सनल हो जाए तो ठीक नहीं लग रहा है। आप सभी लोग बहुत ही अहम मुद्दे को लेकर हमारे साथ में जुड़े थे और बातचीत हुई, लेकिन हालांकि बहुत कुछ हल निकलता हुआ नजर नहीं आया। फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखा आपने, सभी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए थे, लेकिन एक सुर में बोलता कोई नजर नहीं आया है और उत्तर प्रदेश की जनता इसका फैसला करेगी आने वाले वक्त में। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।